थोड़ा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक रीनेट एंड रीनेट सब्स्टिट्यूट, है ना। चलो, तो टुडेज टॉपिक इज रीनेट एंड रीनेट सब्स्टिट्यूट. You have heard about that calf rennet. Calf rennet is being used for manufacture of variety of cheeses by most of the country. And cheese almost all it is originated in western parts of the country. So that is actually not actually use in India. And but at the same time, when we see the requirement of rennet, almost all variety बताया था मैंने कि more than 70% variety of cheese are being manufactured by rennet. तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि रीनेट जो है, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि रीनेट क्या है. रीनेट कंसिस्टिंग ऑफ टू enzymes. One is renin, another is pepsin. And rennet is actually came from first from calf rennet, which contains chymosin. Chymosin as a principal enzymes, and rennet extract contains कितना 88% to 94% generally renin enzyme, and remaining that is 16 to 6 to 12% is pepsin enzyme. So it is chymosin is the derived from the word Greek, which meaning is gastric liquid, that is chyme, है ना. It is a single chain polypeptide containing about 320 amino acid residue with a molecular mass of 35,600. And renin is one of the most powerful enzymes, coagulating at pH 6.2 to 6.4. So we are actually we have giving you some picture. Suppose you have to prepare rennet from calf rennet. How you are going to manufacture? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा आप सुनते होंगे कि बछड़ा से जो दूध देने वाला बछड़ा है, दूध देने वाली मिल्क फेट जो काल्फ है उससे निकाला जाता है. उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लाइनिंग द फोर्थ ट्रू स्टोमक, दैट इज फोर्थ स्टोमक, है ना. लाइनिंग ऑफ फोर्थ स्टोमक इज रिमूव एंड वॉश्ड इन वाटर. सबसे पहले उसको हम लाइनिंग करके फोर्थ स्टोमक को वॉश करते हैं वाटर में. उसके बाद, है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइनिंग को we are free from fat by scraping if necessary. Scraping मतलब काटना है उसको. काटने के बाद कट इनटू स्मॉल पीसेस और स्ट्रिप्स, छोटा छोटा टुकड़े में हम लोग काट देंगे. उसके बाद जो है वी आर एक्चुअली आफ्टर दैट वी आर एक्चुअली सोक इन ए सोल्यूशन. व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. तो जनरली जो है छोटे छोटे पीस में करने के बाद उसको हम लोग है सो 6% NaCl और 2.5% बोरिक एसिड, है ना, उसमें है सो सबमर्ज करते हैं. कितने दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे. और पीएच कितना होता है उसका 5.4. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, है ना, मैस्क्रेट करते हैं किसमें, 4% बोरिक एसिड में. कितने टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब 5 दिन के लिए, है ना. जो ये प्राप्त हुआ, व्हाट इज दिस वन इज क्रूड एक्सट्रैक्ट मतलब प्रोकाइमोसिन. दिस इज प्रोकाइमोसिन विच एक्चुअली प्रोकाइमोसिन क्या करता है, प्रोकाइमोसिन में क्या होता है, वन एक्टिव पार्ट इज रेनिन, अनदर इनएक्टिव पार्ट या प्रिकर्सर आर प्रोरेनिन, है ना. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रूड एक्सट्रैक्ट जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेस करते हैं टू गेट द
रिफाइंड फॉर्म ऑफ रीनेट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्रूड एक्सट्रैक्ट को एसिडिफिकेशन करके उसमें पीएच 2 से 4.6 लाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, प्राइमोकार्नोसिन जो है प्रोरेनिन जो प्रिकर्सर था वो कन्वर्ट होता है रेनिन एंजाइम में, और उसके बाद फिर हम उसको उसको क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करने के बाद, है ना, क्लैरिफाई करने के बाद उसको हम 1% पोटास और 1% सोडियम पोटासियम फॉस्फेट में उसको ऐड करके फिल्टर जो होता है एलएम मैंने फिटकिरी जो होता है 1% फिटकिरी और 1% पोटासियम फॉस्फेट मिला के उसको फिल्टर करते हैं। तब तुम पाओगे कि क्लियर येलो कलर इज बीइंग फाउंड। हाँ, और उसको उसमें क्या होता है, क्लियर आता है फिल्ट्रेट, और वो किसी भी तरह का ऑफ फ्लेवर से दूर होता है। इस तरह से हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टरलाइज करते हैं, है ना। स्टरलाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे वी आर एक्चुअली मेंटेन द एसिडिटी एंड पीएच ऑफ द लिक्विड रीनेट एंड keep the liquid rennet by adding by adding some preservative। जैसे प्रिजर्वेटिव में ज्यादातर हम लोग बोरिक एसिड यूज करते हैं, है ना, बहुत सारा मैंने सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, इथाइल इथाइल ग्लाइकोल यूज करते हैं। दीज आर एक्चुअली यूज, बट बोरिक एसिड फर्स्ट प्रेफर्ड, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एसिडिटी को पीएच को 5.7 तक लाते हैं, और उसके बाद उसको 20% साल्ट सोल्यूशन में डाल करके प्रिजर्वेटिव के साथ उसको हम पैक कर देते हैं। पैक किसमें करते हैं, बैरल्स में करते हैं, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल में करते हैं जिसमें कि लाइट का प्रभाव, लाइट उसमें डायरेक्ट ना पड़े। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि रीनेट जो बेस्ट एक्टिव होता है, और उसको कितना पे हम लोग 131 के आसपास जो है मैंने जो बेस्ट रीनेट होता है उसको हम लोग 31 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक मैक्सिमम रख सकते हैं। और अगर हम स्टोर करने की बात करें तो रीनेट को हम लोग कितने देर डार्क रूम में, है ना, कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए, लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने डिग्री पे, लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना चाहिए। और उसका स्ट्रेंथ, है ना, प्रति माह उसका जो स्ट्रेंथ है प्रति माह 1 से 2% से ज्यादा नहीं कमना चाहिए, अदरवाइज दैट रीनेट इज नॉट सुटेबल फॉर चीज मेकिंग, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है कि जो लिक्विड रीनेट है इस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं। तो अब हम बताना चाहेंगे कि कैसे जो है हम लोग है सो ये क्या कहता है, जो यूनिट है उसको किस में नापते हैं। जो रीनेट का जो एक्टिविटी है उसको हम लोग सॉक्सलेट, है ना, सॉक्सलेट में उसको है सो हम लोग क्या कहता है, सॉक्सलेट में उसको हम लोग यूनिट को नापते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज सॉक्सलेट। सॉक्सलेट से यू कैन राइट डाउन, और इवन इट इज एक्चुअली कोगुलेटिंग पावर और स्ट्रेंथ ऑफ रीनेट is expressed as सॉक्सलेट और रीनेट यूनिट, है ना। तो व्हाट इज सॉक्सलेट, या व्हाट इज रीनेट यूनिट। The unit of Rinette activity is defined as the number of milliliters of milk which can be clotted by 1 milliliter of liquid Rinette within 40 minutes at 35 degree centigrade। समझ गए। तो दिस इज द Rinette activity। Socklate is nothing, Socklate is just measuring the कोगुलेटिंग पावर ऑफ द रीनेट, है ना। और मैंने बताया कि अगर हम चीज रीनेट को स्टोर करते हैं तो हम लोग जो है कम से कम जो है उसको, अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो हम लोग है सो उसको हम लोग 10 डिग्री से नीचे स्टोर करते हैं, ताकि जो है हम लोग को शेयर करते हैं तुमसे जरा सा स्लाइड जा रहा है, दिख रहा है तुम लोग को। Yes, sir. Once again you are marking something, this is actually creates a मतलब bad impression, not only you are not only disturbing your teacher but also the person of your group
who are interested to learn something, you are also disturbing your batchmate also. इसलिए हम ऐसा स्लाइड शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इसमें से तुमको दिख जाएगा, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू एंड यू कैन राइट समथिंग एंड यू आर फॉर नॉलेज ऑल्सो एंड यू कैन फॉर एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो हमने बताया कि रीनेट जो है, जो उसका जो कॉग्निटिव पावर है, वी आर एक्चुअली मेजरिंग इट एज ए सॉक्सलेट्स एंड रीनेट यूनिट उसी को कहते हैं। अगर हम लोग ऐसो रीनेट को अगर हमको यूज करना है, उसकी एक्टिविटी चेक करना है, तो वी आर मेजरिंग द रीनेट यूनिट। और मैंने बताया कि महीने में 1 से 2% से अधिक उसकी कॉग्निटिव पावर नहीं जाना चाहिए, है ना, वैसे को हम यूज कर सकते हैं। अब हम पूछ सकते हैं तुमसे क्यों, व्हाट शुड बी द डिजायरेबल प्रॉपर्टी, है ना, फॉर रीनेट, व्हाट शुड बी द डिजायरेबल प्रॉपर्टी, हु विल टेल, तो बताएगा किस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। Anybody, anybody from your class, can you share what should be the desirable characteristics of rennet for cheese making? What should be the essential requirement for rennet? Can you say? You listen properly. Essential requirement for commercial rennet. Number 1, it should be of high activity. High activity की means जो मैंने बताया, इसका जो स्ट्रेंथ है महीने में 1 से 2% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए, बेटर स्टेबिलिटी। बेटर स्टेबिलिटी का मतलब है कि इफ देयर इज स्लाइट चेंज इन एसिडिटी और स्लाइट चेंज इन कर्ड, then stability of the rennet should be not disturbed. That means the power of rennet coagulating enzyme थ्रू एसिड जो भी है हमारा रेनिन है, जो रेनिन में मैक्सिमम क्या होता है, एसिड प्रोटीनेजेस है, तो वो है सो उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे और ये दे कैन टॉलरेबल टू सम रेंज, जैसे 37 पे भी टॉलरेट कर गया, 36 पे कर गया, 32 पे भी कर गया, लेकिन तुम भी जानते हो कि बेस्ट कोगुलेटिंग जो होता है वो 31 पे होता है। उसके अलावा क्या होना चाहिए, जो हमारा रीनेट होना चाहिए कमर्शियल रीनेट, दैट शुड बी बैक्टीरियोलॉजिकली वेरी प्यूरिफाइड। दैट मींस the rennet liquid rennet should not contain any bacterial contamination, any type of bacterial contamination, that must be 100% pure, so that will gives you the best quality also the cheese. Another one is the rennet should be free from any unusual odor or appearance. That means any odor or appearance, तो किसी भी तरह का अगर हमको है तो वो है सो ऑर्डर और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब रीनेट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी ऑर्डर्स, एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्शनेबल अपीयरेंस इन द लिक्विड रीनेट। जैसे सपोज व्हेन यू क्लैरिफाइंग द लिक्विड रीनेट, in the making of liquid rennet process, if there is any lacking in manufacture of liquid rennet, then you may get something different, light yellowish color may be different and containing some residues of prochymosin. जैसे मैंने बताया था prochymosin क्या है, that contains renin as well as prorenin, और वो क्या करता है prorenin, जब pH एडजस्ट करते हैं उसको लाते हैं ना, तो prorenin is converted into renin, है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और हमें तुम्हें बता दें 1 kg जो चीज होता है वह करीब 0.003 ग्राम रीनेट एंजाइम कंटेन करता है। इन ऑलमोस्ट ऑल ripened variety of cheese, 1 kg of cheese contain about 0.003 ग्राम ऑफ रीनेट एंजाइम। अब मैं दूसरी बात ये बता दूं, ऐसे रीनेट तुम ऑलरेडी जानते हो कि जो है सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, और एक पार्ट रीनेट का क्लॉट कर सकता है कितना को, 5 मिलियन पार्ट्स ऑफ मिल्क। only one part of renin can clot 5 मिलियन पार्ट्स ऑफ मिल्क, है ना। और लेकिन क्या है इसका जो ब्यूटी है, जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है, they are very sensitive to alkali. That means they are very sensitive to alkali means they are actually destroyed, the activity of rennet is destroyed when gets a alkaline pH। मतलब pH अगर हमारा 7 से ऊपर हो जाए,
है ना, पीएच अल्कलाइन होते जाएगा, 6.6 से बढ़ते जाएगा तो उसकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है, अगर हम रिनेट को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 14 मिनट तक 15 मिनट तक अगर गर्म करते हैं तो पीएच जो है 6.6 से 7 के बीच रिनेट की एक्टिविटी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए ड्यूरिंग मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ चीज, इफ मिल्क इज if we transfer the liquidated in the hot milk, then the coagulation is not properly। मैंने पहले भी बताया था कि क्या ब्यूटी है रेनिन का, कोगुलेटिंग एंजाइम तो दुनिया भर का है, लेकिन क्या है कि जो रेनेट है ना, जो रेनिन है वो क्या करता है, कप्पा केसिन का जो पेप्टाइड, एक पेप्टाइड बॉन्ड है, स्पेसिसिटी है उस पे कि मिथिलाइन एनिलीन और फिनाइलिन और मिथ्योनाइन के बीच 105 और 106 पे स्पेसिफिक बॉन्ड पे ही तोड़ता है, लेकिन दूसरे में ये ब्यूटी नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इज द ओनली रीजन दैट द this type of there are so many enzymes we are that is actually being used, but they are not getting the cheese as we get from the rennet enzyme. And now similarly we can comes into the different type of substitute, and a different type of substitute of microbial other sources। जैसा कि तुम जानते हो कि भारत पूरे विश्व में कास्ट रिनेट का मांग जो है बढ़ा, उससे क्या हुआ कि जो मैंने बहुत सारे, जैसे भारत जैसे देश में तो कम्प्लीटली बैन है ये, तो हम लोग कास्ट रिनेट तो यूज नहीं करते हैं, और चूंकि इसका उत्पादन दूसरे देशों में भी कम हो गया तो कास्ट रिनेट जो है इज वेरी, द कॉस्ट ऑफ कास्ट रिनेट प्रोडक्शन इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू अदर रिनेट सब्स्टिट्यूट। So now we are so that is why the world are actually shifting from माने कास्ट रिनेट टू अदर रिनेट सब्स्टिट्यूट, जैसे माइक्रोबियल रिनेट का सोर्स से माइक्रोबियल रिनेट हो गया, देन वेजिटेबल सोर्सेस का हो गया, फिर हम लोग है सो रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके जो डिजायरेबल चेंजेस चाहिए वो ला रहे हैं। तो वी आर एक्चुअली getting some other methods, scientific methods which can give the almost similar types of characteristics which is required for the cheese। तो we are actually in यहाँ पे हम लोग जो है, मैंने जैसे बताया कि अदर सोर्सेस से कौन कौन होगा, अदर सोर्सेस से जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें जो है सबसे सुटेबल हमारा बैक्टीरियल सोर्सेस है। बैक्टीरियल सोर्सेस है मतलब कि जो बैक्टीरियल रिनेट है दो तरह का, जो मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम बैक्टीरिया है, जो जैसे बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस लिक्विफेसियंस, माइक्रोकोकस कैसियोलाइटिकस, बैसिलस सीरियस, बैसिलस पॉलीमैक्सा, फिर बैसिलस इंट्राकल्टिस, बैसिलस कोगुलेंस, बैसिलस सबटाइलिस। These are the coagulating enzymes that are being used for clotting the curd for cheese manufacture. But there are some limitation. Some limitation. They are the manufacturing method. The cheese obtained from microbial rennet cannot completely comparable with the cheese which is made from the calf rennet. So these are the bacteria which are generally used. Now comes into the different vegetable sources से जो पपाइन सुनते हो तुम, क्या कहता है उसका जो नाम है, जो पपीता होता है उसमें भी है सो उसका जो लेटेक्स होता है, उसमें जो लेटेक्स होता है वो दैट इज आल्सो पावरफुल क्लॉटिंग एंजाइम एंड दे आर वेरी प्रोटियोलिटिक इन नेचर। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि वो प्रोटियोलिसिस के साथ साथ दे आल्सो जो हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है वो पेप्सिन के द्वारा भी थोड़ा सा होता है, जिसके चलते जो चीज प्राप्त होता है उससे क्या होता है, जो समथिंग बिटरनेस विल बी ऑब्जर्व इन द चीज व्हेन वी मेड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। जैसे फिशिन का बताया, फिशिन जो है बीटर पेप्टाइड उसमें डेवलप करता है जो डिक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ चीज अमंग द कंज्यूमर्स। सिमिलरली जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल जो तुम जानते हो कि अपना वो भी क्या कहता है काफ रिनेट के सब्स्टिट्यूट में उसमें जो ब्रोमेलिन जो होता है दैट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सुरती चीज और इवन चेडार चीज, है ना। तो दीज आर द सम
some other avenues by which we can actually prepare cheese. लेकिन अब हमें जानना है कि what are the differences, what are the differences you can observe, you can observe during क्या कहता है during manufacture of cheese. तो हम क्या कह रहे हैं कि जो डिफरेंस क्या क्या होगा. तो अभी तो थोड़ा सा नाम भी जान लो. मोल्ड रिनेट के रूप में अगर तुमसे कोई पूछता है रिनेट सब्स्टिट्यूट, मोल्ड रिनेट पे कौन सा है? रिजोम्यूकर मीही. कौन सा? रिजोम्यूकर मीही, रिजोम्यूकर पुसिलस, है ना. फिर और तीसरा इंडोथिया पैरासाइटिका. इंडोथिया पैरासाइटिका. these are the rennet which are originated from molds, and there are so many companies you can here listed here. There are so many companies in the world. They are actually manufacture commercial manufacturer of rennet. The very much popular company. और सबसे पहले जो हमारा रिनेट बनाता था कास्टनेट, कौन सा कंपनी बनाता था? है ना, हेंसन. हेंसन जो है 1874 ईस्वी में ही, 1874 ईस्वी में ही उसने पहला कमर्शियल प्रोडक्शन कास्ट रिनेट का किया था. और अभी जो है नोवो नॉर्डिस्क, है ना, वो भी उसको कर रहा है. फिर जैसे हेनिलेज और एनिलेज, ये दोनों जापान की कंपनी है. ये क्या बना रहा है? म्यूकर मेही, जो मैंने बताया रिजो म्यूकर मेही. दैट इज एक्चुअली दैट इज द bacteria, that is the fungus, that is molds, which is actually being used for manufacture of large range of variety of cheese, even feta cheese, even sweet brine cheeses, even we can use mozzarella cheese, mozzarella cheese, even in Edam cheese, Gouda cheese. We are actually using bacterial lineage from these sources, Rhizomucor mehi or Rhizomucor pusilus. These two, the commercial name of this company are Henilez. This is Pakistan, sorry, Japan based. They are actually manufacturing this type of rennet. Fromage is also, you can aware, and Novadel is also producing rennet which containing Rhizomucor mehi. Similarly, Mito, that is very much popular. Mito is almost all the cheese which is manufactured in India by using Mito rennet. And Mito rennet is containing Rhizomucor pusilus as a strain for the manufacture of cheese. उसी तरह से Sure curd, that is containing Indothia parasitica, and mold for the coagulation of cheese. Similarly, now comes into the plant sources. What are the plant sources? What are the plant sources? Anybody can tell? उसमें क्या क्या है बताओ. प्लांट सोर्सेस का जैसे अभी बताया, पापाया का हो गया. उसमें फिर क्या है? करी लीव्स का पत्ता जानते हो? करी लीव्स हो गया. उसके बाद फ्रूट्स है, कुछ रूट्स है. फिर उसका लेटेक्स है. जैसे कौन विथेनिया कोगुलेंस का नाम सुने होगा, जो कि है ना, विथेनिया कोगुलेंस वो देता है. उसके बाद साइनारा कार्डुकुलस है. These are actually of plant sources that is actually being used for manufacture of such type of any type of variety of ripened variety of cheese, or even unripened variety like mozzarella also. So these are the different these. And what are the drawbacks? What are the drawbacks associated? What are the drawbacks associated with the cheese which is being manufactured from vegetable sources, plant sources, enzymes. So what are the drawbacks? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हम अगर प्लांट सोर्सेज के एक्सट्रैक्ट से जो चीज बनाते हैं, उसके जो कर्ड होते हैं वो क्या होता है? वीक कर्ड होता है. क्या होता है? वीक कर्ड होता है. उसके अलावा क्या होता है? उसमें अगर हम उससे बनाते हैं, प्लांट सोर्सेज के ओरिजिन से जो हम चीज बनाते हैं, तो वो क्या होता है? वो हम लोग जो है प्लांट सोर्सेज से बनाते हैं, तो क्या होता है बताओ? उससे क्या होता है? प्लांट सोर्सेज वाला से जो फैट लॉस होगा वे में वो ज्यादा होगा. साथ ही साथ है ना, यील्ड भी कम आएगा और प्रोटीन भी वे में बहुत सारा चला जाता है. ये इसमें डिफिकल्टी है. दैट इज व्हाई वी गेटिंग लोअर यील्ड इन कंपैरिजन टू the cheese which is made from microbial sources or cast rennet.
लेकिन वही प्लांट सोर्सेज का हम बनाते हैं तो यील्ड कम आता है। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू लॉस ऑफ फैट एंड प्रोटीन इनटू द वे। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या है? देयर मे बी चांसेस ऑफ distinct bitter flavor and rancid taste in the cheese। और क्या होता है दूसरा कि स्लाइटली ओपन टेक्सचर होता है किसमें? जो हम प्लांट सोर्सेज चीज बनाते हैं वो, है ना, वो केवल ओपन टेक्सचर देता है। इसलिए हम लोग जो है उसको मतलब रिलेटिवली हम वी आर नॉट एडवोकेटिंग फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ चीज। अब हमें मेन चीज जानना है कि व्हाट इज द बिहेवियर, है ना, बिटवीन एनिमल रीनेट एंड वेजिटेबल रीनेट। हम वो दोनों का क्या बेसिक अंतर है बिहेवियर में, है ना? तो क्या अंतर है कि वेजिटेबल रीनेट जो होता है ना, वो काऊ के मिल्क को भी और वेजिटेबल में से सोया मिल्क है उसको भी कोगुलेट कर देगा। क्या करेगा? वेजिटेबल रीनेट या जो प्लांट सोर्सेज का रीनेट है वो गाय के दूध को भी, सोया मिल्क के दूध, वेजिटेबल सोर्सेज का जो भी मिल्क है, पीनट है, जो भी है, उसको भी कोगुलेट कर देगा। लेकिन जो एनिमल रीनेट है वो केवल मिल्क को ही कोगुलेट कर, वेजिटेबल मिल्क को नहीं कर सकता है। चाहे चाहे कि कितनों उसमें हम उसका है सो कैल्शियम लेवल कितनों बढ़ा देंगे ना, तब भी वो मैंने कोगुलेट नहीं करेगा, है ना? तो एनिमल रीनेट डज नॉट क्लॉट वेजिटेबल मिल्क इवन इफ द कैल्शियम कंटेंट इज राइज टू दैट ऑफ काउ मिल्क, है ना? तो ये सब था। उसके अलावा क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ माइक्रोबियल रीनेट? लो मिल्क क्वालिटी टू प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी एसईओ। अनदर वन इज हायर रिटेंशन ऑफ एंजाइम इन द कर्ड। माइक्रोबियल रीनेट यूज करते हैं तो उसमें हमको रिटेंशन ज्यादा होता है ना? देयर में भी चांसेस ऑफ, है ना, मोर proteolytic action which leads to the development of bitter peptides and ultimately cheese become bitter in taste। ठीक है, so these are the some advantages। and recombinant chymosin, yeah, this is also one of the method by using gene transfer technology we can prepare chymosin recombinant chymosin which is prepared for making cheese। This is isolated by biotechnology tools, and that is also almost similar to that of calfrinate। What are the things we are used for production of calfrinate? Escherichia coli, and Levomyces lactis and Aspergillus niger awamori is successfully used for manufacture of cheese, and that gives almost same type of flavor, sensory attributes to the cheese। तो these are the advantage, है ना, for recombinant जो डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके करते हैं उसमें क्या होता है? स्पेसिफिसिटी होता है। there will be less chances of bitterness of cheese because there are relatively low proteolytic activity which reduces the chances of bitterness in the cheese। Similarly we can get vegetable approval also because we are not getting it from carb sources, so we are getting it from the microbial sources। So this is recently being developed, and most of the country are also using this type of enzymes for manufacture of different variety of cheese। So now you can ask any question if you are not getting and you have any query in this aspect, please ask question। Have you any question, please? Have you any question? Have you any question? You can ask। अब क्या आ रहे हो? क्या अच्छा, अब क्या खत्म हो गया तब आने से क्या मतलब है? हाँ?
हाँ तो बताओ भाई, तुम लोग में से बताओगे कि क्या फायदा है माइक्रोबियल सोर्सेस से, क्यों बनाते हैं हम लोग? हाँ बताओ, धनंजय। धनंजय, रवि, यस सर। आप बताओ, क्या माइक्रोबियल सोर्सेस से कौन कौन सा मोल्ड्स को यूज करते हैं चीज बनाने में? सर अभी तो देखे नहीं सर, अभी तो 10 मिनट पहले कनेक्ट हुए हैं सर। ये तो स्कूल नहीं ना हुआ। और देखो, मंडे को टेस्ट लिया जा रहा है, तो तुम लोग यस जो सर, है, यस सर। हाँ तुम लोग जो इतना टॉपिक है वो सब है, तो जो बताए हैं सब सर उसको सिलेबस क्या है? सिलेबस जो अभी तक पढ़ाए हैं, और क्या सर सिलेबस फिक्स कर दीजिए सर। सिलेबस है सो फिक्स कर दिए हैं हम, ठीक है ना? तो फिर से बता दे रहे हैं। जो भी था, पहला स्टेटस ऑफ चीज इंडियन अब्रॉड, फिर प्री ट्रीटमेंट में जितना है, रेक्टिफिकेशन, प्री ट्रीटमेंट में और सब रेक्टिफिकेशन, फिर चेडार चीज, बॉर्डर चीज, डिफेक्ट्स, 30 नंबर का होगा क्या सर? यूनिट सब्स्टिट्यूट है। देखो कल 30 नंबर का होगा। हाँ, यस। देखो ये टाइम ओवर होने वाला है, 40 मिनट होने वाला है, तो इसलिए ये बंद बंद होने के लिए लिख सर रहा है। 10 में इतना सारा आएगा? अरे 3 भाग में लेंगे। अब मैं तो पहला टेस्ट लेके देखेंगे, आधा घंटा में दे देना है तुमको। अरे सर तो 3 भाग में लीजिएगा तो सिलेबस तो कम से कम फिक्स कर दिए। 10 नंबर का लीजिएगा तो उसमें 10 नंबर का सिलेबस नहीं, रहना चाहिए ना सर। सिलेबस बताया ना, ये 2 भाग में लेंगे। एक तो लेंगे 15 नंबर का, फिर 15 नंबर का लेंगे, ठीक है? अगर मान लो कि एग्जाम ये सब हो गया, तो हम इस नंबर को किसी दूसरे तरह से इसको जिसका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा उसको इसमें ऐड करेंगे, ठीक है? यस सर, यस। थैंक ये यू सर। टॉपिक वाइज टेस्ट ले क्या लीजिएगा बोल सर। रहे हैं?